हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। इकोनॉमिक्स के मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले जो सेशन हुए हैं उससे आपको एक अंदाजा लगा होगा कि इकोनॉमिक्स के आंसर्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे आंसर्स को लिखना चाहिए। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? हमारा टारगेट टॉपिक क्या है? हमारा टारगेट टॉपिक है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मनी एंड बैंकिंग, आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज और बैलेंस ऑफ पेमेंट सिनेरियो। क्या क्वेश्चन है आज का? टारगेट क्वेश्चन क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन while presenting the budget for 2021-22 had announced the privatization of public sector banks, critically analyzed whether privatization of PSBs would end all woes plaguing the PSBs। तो दोस्तों, हमने अभी जो सेशंस हुए हैं हम देख चुके हैं कि जब डायरेक्टिव वर्ड एग्जामिन होता है तब कैसे आंसर लिखना है, जब डिस्कस होता है तब कैसे लिखना है। आज का जो डायरेक्टिव वर्ड है वो क्या है? क्रिटिकली एनालाइज। दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है तो आपको ये भी जरूरी है ध्यान में रखना कि जो पहले स्टेटमेंट दिया गया है, ये पूरा ही क्वेश्चन है। तो पहले एक स्टेटमेंट दे दिया गया है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था बजट 2021 में कि क्या होगा कि हम प्राइवेटाइज करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। तो इसको आपको क्या करना है? एक तरह से जस्टिफाई करना है। क्या इसके बारे में भी आपको एक या दो लाइन लिखनी पड़ेंगी। आप इतने पोर्शन को जो है फुल्ली इग्नोर नहीं कर सकते हो। उसके बाद जो है आप क्रिटिकली एनालाइज वाले पार्ट पे आओगे। तो जब क्रिटिकली एनालाइज जब डायरेक्टिव होता है तो ये कैसे अलग होता है बाकी सबसे? क्रिटिकली एनालाइज जब होगा तो हम उसको किस तरह से अप्रोच करेंगे। दोस्तों, जब आपसे एग्जामिनर पूछता है कि आप क्रिटिकली एनालाइज करिए किसी चीज को, तो उसका मतलब क्या है कि ही वांट्स कि आप फेयर जजमेंट दो किसी टॉपिक के ऊपर। और क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के लिए क्या करोगे? आप कोई भी एक साइड नहीं दे सकते हो कि ये अच्छा है या बुरा है। आपको दोनों चीजें देनी है। आपको अच्छाई भी बतानी है, आपको बुराई भी बतानी है, और उसके बाद आपको कंक्लूड करना है कि क्या चीज सही है या आगे क्या करना चाहिए। तो जनरली क्या गलती करते हैं हम लोग जो हमें पता होता है हम एक साइड की बात करके आ जाते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होगा, सब अच्छे बात है। आपको हमेशा बताया गया कि सरकार को ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना है। बट जब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है क्रिटिकली एनालाइज, तो आपको वहां उसके क्रिटिसिज्म भी देने पड़ेंगे। आपको उसके जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं या उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो आपको प्रेजेंट करनी पड़ेंगी, और जो उसकी पॉजिटिव साइड है, जो उसकी प्रॉज हैं, जो बेनिफिट्स है, वो भी आपको देने होंगे। तो इस तरह से आप एक फेयर जजमेंट जो है वो दे पाओगे और क्रिटिकली एनालाइज की जो डिमांड है उसको भी पूरा करोगे। तो दोस्तों, उसका इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे? जैसे मैंने बताया कि जो पहला स्टेटमेंट दिया है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो आप इंट्रोडक्शन में उसी को एड्रेस करोगे। आप क्या लिखोगे? द यूनियन बजट 2021-22 हैज अनाउंस्ड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स in addition to IDBI Bank and 1 general insurance company in the fiscal year 2021-22। तो देखिए, आपने जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, जो स्टेटमेंट दिया गया था, आपने उसको भी जस्टिफाई किया, उसको भी आपने इग्नोर नहीं होने दिया, उसमें भी लिखा। और साथ में आपने कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं लिखा है, आपने क्या दिया है? आपने डेटा दिया है कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन होगा और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का भी होगा। अगर आप फिर से उसी को कॉपी पेस्ट कर देते स्टेटमेंट को, तो वो आपका इंट्रोडक्शन नहीं होता, वो बल्कि एग्जामिनर को अनॉइंग लगता कि ये क्या कर रहा है, सिर्फ क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर रहा है। बल्कि आपने इंट्रोडक्शन में क्या दिया? आपने डेटा दिया। जो कि इकोनॉमी में क्या होता है कि जनरली जब इंट्रोडक्शन देंगे या तो डेफिनेशन के साथ देंगे या फिर किसी डेटा या रिपोर्ट के साथ देंगे। तो यहां आपने एक जनरल स्टेटमेंट नहीं दिया, बल्कि आपने एक फैक्ट प्रेजेंट किया कि यूनियन बजट में ये अनाउंस हुआ है कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब आते हैं मेन बॉडी पे। मेन बॉडी में क्या पूछा गया है कि क्या पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन करने से उनकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी? तो ये बताने से पहले कि दिक्कतें खत्म होंगी या नहीं होंगी, आपको ये तो पता होना चाहिए कि दिक्कतें हैं क्या। तो पहले सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे वूज प्लेगिंग दी पब्लिक सेक्टर बैंक्स। क्या एक्चुअली में उनकी क्या डिफिकल्टीज हैं या क्या चैलेंजेस वो आज के दिन पर फेस कर रहे हैं, पहले उन्हें तो बताइए। उसी के बाद आप बता पाएंगे कि प्राइवेटाइजेशन कैसे हेल्प करेगा या नहीं करेगा। तो क्या उनकी दिक्कतें हैं आज? हाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीएस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं,
11.3% ऑफ जो उनका ग्रॉस एडवांसेस हैं आज उनके वो एनपीएज हो गए हैं। गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। गवर्नेंस की प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इंटरफियरेंस बहुत होता है। जो टॉप ब्रास है, जो सीईओज होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, दे आर पॉलिटिकल अपॉइंटीज, मतलब उसमें पॉलिटिकल हस्तक्षेप होता है। गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है, उसके बाद गवर्नमेंट सोचती है कि हम जैसा चलाना चाहते हैं वैसा पब्लिक सेक्टर बैंक्स को चला सकते हैं। तो उसकी वजह से जो डिसीजंस होते हैं बैंकिंग सेक्टर में, खासकर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, वो पॉलिटिकली करेक्ट होने चाहिए, ना कि इकोनॉमिकली करेक्ट। इस वजह से जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो काफी बार क्या होता है, घाटे में जाते हैं। टैलेंट की कमी है, खासकर कहां पर, मिडिल मैनेजमेंट में। जो आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट चाहिए वो बैंक्स के पास नहीं है। ये एनपीएस की प्रॉब्लम खड़ी ही क्यों हुई, क्योंकि बैंक्स के पास, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास, उनके पास इतना टैलेंट नहीं था, उनके पास इतना स्पेशलाइजेशन नहीं था कि जो प्रोजेक्ट्स उनके पास आ रहे थे, जिसके लिए लोन डिमांड किया जा रहा था, वो उसको एनालाइज कर पाए, वो देख पाए कि ये फ्यूचर में जाके प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, जो वो लोन दे रहे हैं वो वापस आएगा कि भी नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम आज भी कायम है। तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट चाहिए, जो स्पेशलाइजेशन बैंक्स को चाहिए, वो उनके पास आज भी नहीं है। कस्टमर्स, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कस्टमर्स थे, अब वो उनसे छिटक करके कहां जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स है उनकी तरफ जा रहे हैं। अगर आप देखें कि जो लोन्स में जो हिस्सेदारी थी जो कि बैंक्स देते हैं, तो पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स की कितनी हिस्सेदारी थी, अराउंड 74%, वो घट के अराउंड 60% रह गई है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की हिस्सेदारी बढ़ी है। तो कस्टमर्स भी घट रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, जो टेक्नोलॉजी आज बैंकिंग सेक्टर में जिसकी जरूरत है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज को बहुत एफिशिएंटली और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, वो टेक्नोलॉजी अभी भी अडॉप्ट नहीं करी है। ये वन पब्लिक सेक्टर बैंक टू अदर पब्लिक सेक्टर बैंक डिफर करती है। हर पब्लिक सेक्टर बैंक अपनी अलग टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहा है। तो ये सारे इश्यूज हैं आज के दिन पे जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स फेस कर रहे हैं। अब प्राइवेटाइजेशन होगा तो वो कैसे हेल्प करेगा, क्या आर्ग्यूमेंट्स आप दे सकते हैं फेवर में। जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो क्या दिया जाता है कि इट विल फ्री अप द गवर्नमेंट। अभी तक क्या था कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की मालिक कौन है, गवर्नमेंट है। तो अगर एनपी होता है या बैंक घाटे में जाता है या किसी भी तरह की डिफिकल्टी आती है बैंक्स को, तो उस पर निकालना किसका काम है, मालिक का ही काम है। अगर भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप ही निकालोगे। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता था, रिकैपिटलाइजेशन। बैंक्स में बार बार पैसा डालना पड़ रहा था। तो अब अगर प्राइवेटाइज कर दिया, अब आपकी जिम्मेदारी ही नहीं बची, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं बची, तो फिर आप जो है वो फ्री हो गए। इससे एक और क्या फायदा होगा, गवर्नमेंट का पैसा अगर बैंक्स में नहीं जाएगा, उनके रिकैपिटलाइजेशन में नहीं जाएगा, तो जो फिस्कल डेफिसिट है सरकार का वो भी रिड्यूस होगा। वो ये पैसा किसी और जगह पे लगा सकते हैं, सोशल सेक्टर में लगा सकते हैं, हेल्थ में लगाइए, एजुकेशन में लगाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाइए। दूसरा जो बेनिफिट बताया जाता है, जो दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, दैट इज इंप्रूविंग द एफिशिएंसी एंड बेटर सर्विसेज। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर जब आता है तो वो किस मोटिव से आता है, वो प्रॉफिट मोटिव से आता है कि प्रॉफिट चाहिए। तो जब उसको प्रॉफिट चाहिए होता है तो वो कम पैसे में भी ज्यादा करने की सोचता है, कम रिसोर्सेज में भी ज्यादा आउटपुट देने की कोशिश करता है। तो एफिशिएंसी जो है वो इंप्रूव होगी। ये मानना है कि अगर प्राइवेटाइजेशन होगा बैंक्स का तो उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। और क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन है, अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी बहुत सारे हो गए हैं, तो वो बेटर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर पाएंगे अगर उनको मार्केट में बना रहना है। तो सिटीजन्स को भी फायदा होगा कि उनको सर्विसेज अच्छी मिलेंगी, बैंक्स को क्या फायदा होगा कि उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। डिटरेंट इफेक्ट, डिटरेंट इफेक्ट का क्या मतलब है कि आज दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स अगर प्राइवेटाइज किया जा रहा है तो बाकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके अंदर एक फीलिंग आएगी कि अगर हमने नहीं सुधारा अपनी बैंकिंग सिस्टम को तो हमें भी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। तो इससे पहले कि गवर्नमेंट हमारा भी नंबर लगाए, हमें सुधर जाना चाहिए। तो एक डिटरेंट इफेक्ट ये क्रिएट करेगा। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं जो प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स है क्योंकि क्रिटिकली एनालाइज पूछा गया है, तो आपको जो अदर साइड है पिक्चर का वो भी दिखाना है कि क्यों प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। इट विल डिफीट द आइडिया ऑफ इंक्लूसिव बैंकिंग।
अभी इंक्लूसिव बैंकिंग या फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है वो कैसे कर रही है सरकार? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के थ्रू। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो रूरल एरियाज और जो टाउन्स हैं छोटे, उसमें भी अपनी ब्रांचेस खोलती हैं, लो कॉस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, सस्ते में लोन देती हैं। तो अब ये जब अगर प्राइवेटाइज हो गया तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तो नहीं करेंगे ये सब चीजें। वो गांव में जाके क्यों खोलेंगे अपने बैंक्स? वो नहीं खोलेंगे ब्रांचेस, वो शहरों में खोलेंगे जहां पे डिमांड है, क्योंकि उनको क्या कमाना है, उनको तो प्रॉफिट चाहिए ना भाई। तो वो क्यों खोलेंगे गांव देहात में? पास हिस्ट्री 1947 से 1969 के बीच में 559 बैंक्स फेल हुए थे और ये सभी प्राइवेट सेक्टर में थे। अगर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस इनके ऊपर नहीं होगी, कोई इनका सुपरवाइज करने वाला नहीं होगा, तो बहुत चांसेस हैं कि हिस्ट्री जो है अपने आप को रिपीट करे, फिर से ये बैंक्स जो हैं वो फेल हो सकते हैं। ये हमने देखा है कहाँ? यूएसए में जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, वो किसकी वजह से आया था? इन्हीं सब चीजों की वजह से आया था कि वहां के प्राइवेट सेक्टर ने जो लोन्स बांट दिए, ऐसे लोगों को भी लोन्स दे दिए जिनकी क्रेडिबिलिटी नहीं थी। तो ये काम इंडिया में भी तो हो सकता है, तो यहाँ पे भी ये बैंक्स फेल कर सकते हैं और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को। फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, आज गवर्नमेंट जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है उसके मेजर जो कहना चाहिए फाइनेंसर कौन है, कहां से फाइनेंस आ रहा है? वो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि जो जेस्टेशन पीरियड होता है, कि जितने टाइम के बाद लोन जो है वो रिकवर होता है, वो लंबा होता है। क्योंकि रोड बनने में, कोई मान लीजिए फैक्ट्री बन रही है तो उसमें सालों का टाइम लगता है। तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक ने तो लोन दे दिया क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर में है, बट कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक लोन देगा क्या इतने लंबे टाइम के लिए? आपको बहुत मुश्किल काम है कि कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक आपको लोन प्रोवाइड करे। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं ये तो लटक जाएंगे सारे, अगर उनको लोन नहीं मिलेगा, फाइनेंस नहीं मिलेगा तो इनका क्या होगा? तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो उनके अगेंस्ट में है। तो अब आपने क्या किया कि मेन बॉडी में आपने सारी चीजें जो हैं वो बता दी हैं, आपने प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही बता दिए हैं। अब आपको कंक्लूड करना है, तो कंक्लूजन जैसे हमने कहा है कि हमेशा पॉजिटिव एंड पे करना चाहिए, पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए, आपकी होपलेसनेस नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो आप उसमें क्या बताएंगे कि विद स्टेप्स लाइक प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, कि प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ सरकार को कुछ और जो है स्टेप्स लेने चाहिए। गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस रिफॉर्म्स, रेजोल्यूशन ऑफ एनपीएस एंड क्रिएटिंग अ फ्री मार्केट so that investment can be reinvigorated and wheels of the economy can again get back on track। तो इस तरह से आप पॉजिटिव नोट पर जो है कंक्लूड करेंगे और आपने एक वे फॉरवर्ड भी बता दिया है कंक्लूजन में ही। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कल फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, और उसको देखेंगे कि उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। थैंक यू।